चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको धातुओं के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया था, तो आज इस क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से धातुओं के बारे में जानेंगे। जानते हैं धातुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। धातुओं को मूल रूप में इनके अवयवों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। लौह धातुएं, फेरस मेटल्स। जिन धातुओं में मुख्य अंश लोहा होता है उन्हें लौह धातुएं कहते हैं। जैसे कच्चा लोहा, पिग आयरन, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, रॉट आयरन, इस्पात, स्टील आदि। अलौह धातुएं, नॉन फेरस मेटल। जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य तथा मुख्य अंश तथा धातुओं का होता है उन्हें अलौह धातुएं कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम इत्यादि। हम लोग जानते हैं लौह तथा अलौह धातुओं के बीच क्या अंतर है। लौह धातुएं जो होती हैं, लौह धातुओं का मुख्य तत्व लोहा होता है और अलौह धातुएं इनमें लोहा नहीं होता। लौह धातुएं इन धातुओं का संक्षारण होता है। अलौह धातुएं ये धातुएं लगभग संक्षारण रोधी होती हैं। लौह धातुएं इनका गलनांक अधिक होता है। अलौह धातुओं का गलनांक इनके अपेक्षा गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। लौह धातुएं भूरे और काले रंग के होते हैं। अलौह धातुएं अनेक रंगों में पाए जाते हैं। लौह धातुएं अधिक कठोर तथा सामर्थ्य वाले होते हैं। अलौह धातुएं अपेक्षाकृत नरम तथा निम्न सामर्थ्य वाले होते हैं। लौह धातुएं चुंबकीय गुण होते हैं। अलौह धातुओं में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। लौह धातुएं ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं। अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मिश्र धातुएं या एलॉयज। मिश्र धातुएं जो होती हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु का एक तत्व अनिवार्यतः धातु होता है तथा अन्य तत्व सामान्यतया धात्विक या गैर धात्विक होते हैं। मिश्र धातु का मुख्य तत्व आधार धातु कहलाता है तथा तत्व मिश्र कारक तत्व कहलाते हैं। जैसे उच्च गति इस्पात, वेदाग इस्पात, पीतल, कांसा, ड्यूरेल्यूमिन आदि। उपयोगी लौह धातुएं, यूजफुल फेरस मेटल्स। लौह अयस्क। लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध रूप में नहीं होता, इनमें बहुत अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं। यह लौह अयस्क अशुद्ध होता है, इसे शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। मुख्य लौह अयस्क इस प्रकार के होते हैं। पहले हम जानते हैं हेमेटाइट के बारे में। इसे Fe2O7 चिन्ह द्वारा भी प्रकट किया जाता है। इसमें 60% से 65% आयरन पाया जाता है, जिसकी विशिष्ट गुरुत्व 4.9 से 5.3 होती है। इससे आसानी से आयरन प्राप्त कर लिया जाता है। यह बिहार, मैसूर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चीन और अमेरिका में भी मिलता है। मैग्नेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O4 है। इसमें 70% से 73% तक आयरन प्राप्त होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। इसे शुद्ध करने में कठिनाई होती है। यह भारत, कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है। लिमोनाइट, इसमें 60% आयरन होता है। इसमें 14.5% पानी भी मिला होता है। यह फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। सिडेराइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2CO3 है। इससे 40 से 43% आयरन प्राप्त होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व लगभग 3.85 होता है। यह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में मिलता है। पायराइट्स, इसका रासायनिक सूत्र FeS2 है। पायराइट्स, इसका रासायनिक सूत्र FeS2 है। इसमें 43% आयरन होता है। इसमें गंधक की मात्रा भी मिली होती है। इसे शुद्ध करने के लिए गंधक जलाई जाती है। गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण यह भंगुर होता है। इस कारण इससे आयरन प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। लोहे के उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ आयरन, हम लोग जानेंगे। हमें ज्ञात है कि लोहा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत लौह अयस्क होता है। लौह अयस्क से लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर मिलाकर इसे धमन भट्टी में पिघलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर मिलाया जाता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन के बारे में जानेंगे। यह
लौह अयस्क के साथ मिलकर उसकी अशुद्धियों को स्लैग के रूप में अलग करता है। इस क्रिया में यह फ्लस्क का कार्य करता है। कोक यह धमन भट्टी का दहन पदार्थ होता है। यह लौह अयस्क के साथ मिलकर उसके अपचयन के लिए कार्बन की आवश्यक मात्रा प्रदान करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आयरन प्रोडक्ट्स लौह उत्पाद लौह अयस्क से लोहे के निम्नलिखित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले कच्चा लोहा जिसे हम पिग आयरन बोलते हैं। कच्चा लोहा का उत्पादन के बारे में हम लोग जानेंगे। लौह अयस्क के कच्चे लोहे के उत्पादन में तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आता है प्रसाधन जिसे ड्रेसिंग बोलते हैं। खानों से प्राप्त लोहे अयस्क बड़े बड़े गुलास्म के रूप में होता है। जो लोह अयस्क होता है वो बड़े बड़े गुलास्म के रूप में होता है। सर्वप्रथम इसे तोड़कर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। तोड़ने के पश्चात लौह अयस्क को पानी की धारा में धोया जाता है जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर आदि पृथक हो जाते हैं। लौह अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को सांद्रण भी कहते हैं। यानी कि हम अगर लौह अयस्क जो होता है उसमें से अशुद्धियों को हम दूर करेंगे तो उस क्रिया को हम लोग सांद्रण बोलते हैं। भर्जन तथा निस्तापन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रसाधन के पश्चात लौह अयस्क की अधिकांश अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। अब इसका भर्जन तथा निष्पादन किया जाता है। भर्जन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। फलस्वरूप सल्फर, आर्सेनिक आदि अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और अयस्क भी आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। निस्तापन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं। फलस्वरूप अयस्क की गैसीय वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। लौह अयस्क यदि ऑक्साइड है तो उस पर भर्जन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रगलन प्रगलन जो होता है स्मेल्टिंग, इस क्रिया के अंतर्गत सांद्र और निस्तापन अयस्क को एक भट्टी में पिघलाया जाता है। इस भट्टी को धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। धमन भट्टी में सांद्र अयस्क पिघलने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जानते हैं। यह मेटलर्जिक भट्टी का एक प्रकार है जिसका उपयोग औद्योगिक धातुओं सामान्यतया इस्पात के निर्माण में किया जाता है। बनावट बनावट के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन धमन भट्टी एक ऊंचा इस्पात चद्दरों से बना बेलनाकार ढांचा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तथा व्यास 6 से 10 मीटर तक होता है। भट्टी की भीतरी सतह पर अग्निशः ईंटों का अस्तर होता है। इसके विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण ये देखो चित्र में दिखाया गया है। यह है एग्जॉस्ट गैस निकलने का, ये यहाँ से इसे हम टॉप बोलते हैं। कोक और ये अयस्क हो इसमें है। लाइम स्टोन ये है। ये ब्लास्ट फर्नेस के बारे में दिखाया गया है। भरण प्रबंधन के बारे में हम लोग जानेंगे। दमन भट्टी का चार्ज लौह अयस्क प्लस चूना पत्थर प्लस कोक भट्टी के सबसे ऊपरी सिरे में प्रवेश कराया जाता है। इसके लिए भट्टी के शीर्ष पर भरण प्रबंधन होता है। भरण प्रबंधन द्वारा कप तथा शंकु युक्त होती है। जब भट्टी में चार्ज प्रवेश कराया जा रहा होता है तो यह युक्ति भट्टी की गैसों को बाहर निकालने से रोकती है। कंठ कंठ धमनी भट्टी का मुख होता है। यह भट्टी की ऊर्ध्व दीवार शीर्ष के पास स्थापित होता है। इसका कार्य धूल तथा गैसों को भट्टी से बाहर वायुमंडल में निकालना होता है। स्टैक धमन भट्टी के कंठ तथा बेलनाकार भाग में अधिकतम व्यास के नीचे की ऊंचाई को स्टैक कहते हैं। स्टैक की ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है और यह नीचे की ओर 3 से 5 डिग्री तक टेपरित होता है। ये आयरन और कोयला तथा लाइमस्टोन को इसमें देखो मिलाना है जो दिखाया गया है। बॉस यह भट्टी का सबसे अधिक गर्म भाग होता है जहां चार्ज अधिकतम तापमान पर होता है और पिघलता है। यह भाग भट्टी की तली पर स्टैक के नीचे स्थापित होता है। जिन भट्टियों में बेलनाकार भाग होता है उनमें इस भाग के नीचे बॉस स्थापित होता है। अधिकतम गर्म होने के कारण बॉस के भीतरी भाग पर अग्निशः ईंटों की मोटी परत 60 से 90 सेंटीमीटर लगाई जाती है तथा इसके बाहर शीतक प्लेटें लगाई होती हैं जिनमें से ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है। ठंडे पानी को प्रवाहित करने का उद्देश्य अग्निशः ईंटों की परत को अतितप्त ओवरहीटेड होने तथा उन्हें क्षय होने से बचाना है। बॉस के भीतरी भाग को ऊर्ध्व में 10 डिग्री से 15 डिग्री टेपरित बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई भट्टी की कुल ऊंचाई का 15% से 20% तक होती है।
उसके बाद हर्थ या क्रूसिबल, यह भट्ठी का सबसे निचला भाग होता है। इसमें पिघला लोहा स्लैग एकत्रित होते हैं। भट्ठी का यह भाग 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक होता है। इस भाग में पिघले लोहे के स्लैग को निकालने के लिए टैपिंग होल बने होते हैं। टीयर, ये ब्लास्ट वायु के नोजिल होते हैं जो बॉस भाग के चारों ओर परिधि पर बहुसंख्या में लगे होते हैं। सभी टीयर एक पाइप में जुड़े रहते हैं जो बॉस के चारों ओर लिपटी रहती हैं और जिनमें से वायु के तेज झोंके प्रवाहित होते रहते हैं। और हम लोग जानेंगे वर्किंग ऑफ फर्नेस। सर्वप्रथम धमन भट्टी में डालने वाला चार्ज लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक उपयुक्त अनुपात में तैयार किया जाता है। भट्टी के शीर्ष से दूसरे तथा कप शंकु प्रबंध द्वारा भट्टी में भरा जाता है। शीर्ष में डाला गया चार्ज धीरे धीरे कंठ से नीचे स्टैक में उतरता रहता है। स्टैक में भट्टी का तापमान ऊपर से नीचे की ओर निरंतर बढ़ता रहता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। फलस्वरूप चार्ज का तापमान भी बढ़ता रहता है। भट्ठी की तली में कुछ ऊपर तक बॉस क्षेत्र में गर्म वायु का झोंका टीयर के माध्यम से अंदर जाता है। जो गर्म वायु का झोंका होता है वो टीयर्स के माध्यम से अंदर जाता है और चार्ज में कोक के दहन में सहायता प्रदान करता है। साथ ही वायु का झोंका गर्म गैसों को ऊपर की ओर ले जाता है। गर्म वायु कोक में मिलकर CO बनाती है। CO अधिक ऊष्मा पाकर CO2 में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड लौह ऑक्साइड के अपचयन का कार्य करते हैं। अपचयन की क्रिया चार्ज के बॉस क्षेत्र तक पहुंचने तक लगभग पूर्ण हो जाती है। भट्ठी में निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं में लौह अयस्क का अपचयन होता है। 3Fe2O3 प्लस C इक्वल टू 2Fe3O4 प्लस CO, ऐसे कई क्रियाएं हैं। भट्ठी की तली पर बॉस क्षेत्र में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। जो चार्ज भट्ठी के ऊपर से डाला जाता है नीचे बॉस क्षेत्र तक पहुंचने पर पिघल जाता है। इस क्षेत्र में पिघला लोहा तथा स्लैग एकत्रित होते हैं। स्लैग हल्का होने के कारण पिघले लोहे के ऊपर एकत्रित हो जाता है। इसे स्लैग छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। धमन भट्टी में चूना पत्थर गालक पदार्थ फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पदार्थ लोहे की अपेक्षा कम तापमान पर पिघलता है और अशुद्धियों से मिलकर स्लैग बनाता है। भट्ठी के बॉस क्षेत्र में एकत्रित पिघले लोहे को टैपिंग होल से बाहर निकालते हैं। भट्ठी के बॉस क्षेत्र में एकत्रित पिघले लोहे को टैपिंग होल से बाहर निकालते हैं। प्रत्येक 4 से 5 घंटे के पश्चात पिघले लोहे को निकास छिद्र से बाहर निकाला जाता है। धमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को पिघली अवस्था में सीधे ही इस्पात भट्टी में शोधन करके इस्पात तैयार किया जाता है व इसकी ढलाई कास्टिंग करके पिग आयरन तैयार किया जाता है। प्रत्येक 1 मीट्रिक टन लोहे के उत्पाद में 360 किग्रा स्लैग बनता है। 1 मीट्रिक टन, ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो होता है 1 मीट्रिक टन लोहे के उत्पाद में 360 किग्रा स्लैग बनता है। 2 से 3 टन वायु लगती है। 6 टन 0.6 टन कोक की खपत होती है और 1.6 टन लौह अयस्क लगता है। ये देखो, ये प्रत्येक 1 मीट्रिक टन लोहे के उत्पाद में 360 किग्रा स्लैग बनता है। 2 से 3 टन वायु निकलती है। 0.6 टन कोक की खपत होती है और 1.6 टन लौह अयस्क लगता है। इस क्रिया में हम लोग जानेंगे अब ढलाई कास्टिंग के बारे में। धमन भट्टी से प्राप्त कच्चा लोहा पिघली अवस्था में लैडल में भरकर सांचों में डाला जाता है जहां ठंडा होकर यह पिग आयरन के आकार के पिंडों में तैयार हो जाता है। इसके उपयोग जानेंगे। कच्चे लोहे का उपयोग ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात के उत्पाद में किया जाता है। संघटन लोहा 92 से 95%, कार्बन 3 से 4% तथा अशुद्धियाँ सल्फर, फास्फोरस, सिलिका आदि। अब हम लोग जानेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यह भंगुर तथा कमजोर होता है तथा हल्के आघात से टूट जाता है। इसके हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। कच्चे लोहे को इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कच्चे लोहे में संयुक्त कार्बन तथा स्वतंत्र कार्बन की अलग अलग मात्रा होती है। संयुक्त कार्बन लोहे को कठोर बनाता है तथा स्वतंत्र कार्बन इसे नरम बनाता है। स्वतंत्र कार्बन को ग्रेफाइट या असंयुक्त कार्बन कहते हैं। संयुक्त तथा असंयुक्त कार्बन के अनुपात के अनुसार कच्चे लोहे को निम्न 6 वर्गों में बांटा जा सकता है। कच्चा लोहा टाइप्स 1 में देखेंगे। वर्ग जो 1 कच्चा लोहा होता है इसमें मुख्यतः स्वतंत्र कार्बन होता है
जो 3.0% से 3.75% तक हो सकता है। यह लोहा नर्म तथा गहरे रंग का होता है। इसका उपयोग पतले काट व नुकीली ढलाइयाँ तैयार करने में होता है। वर्ग 2 कच्चा लोहा जो होता है, इसके गुण वर्ग 1 कच्चे लोहे के समान ही होते हैं, परंतु इसमें 0.4% संयुक्त कार्बन होता है। वर्ग 3 कच्चा लोहा जो होता है, इसमें 0.6% के लगभग संयुक्त कार्बन होता है, परंतु कार्बन की कुल प्रतिशत वर्ग 1 तथा 2 कच्चे लोहे की अपेक्षा कुछ कम होती है। यह लोहा उक्त दोनों प्रकार के लोहे की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अधिकांश ढलाइयाँ इसी लोहे से की जाती हैं। वर्ग 4 कच्चा जो लोहा होता है, इसमें 0.9% तक संयुक्त कार्बन होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। इसका उपयोग मुख्यतः रफ ढलाइयाँ करने में होता है। सभी प्रकार का कच्चा लोहा धूसर कच्चा लोहा कहलाता है। ऐसे सभी प्रकार के लोहे का उपयोग ढलाइयाँ करने में होता है। वर्ग 5 का जो कच्चा लोहा होता है, इस लोहे में संयुक्त तथा असंयुक्त कार्बन बराबर अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतया भारी ढलाइयाँ करने में किया जाता है। इससे बड़ी ढलाइयाँ मजबूत होती हैं। वर्ग 6 का कच्चा लोहा जो होता है, इस लोहे में कार्बन की अधिकांश मात्रा संयुक्त रूप में होती है। यह अत्यंत कठोर तथा भंगुर होता है। यह ढलाई कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि पिघली अवस्था में इसमें तरलता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं। अधिकतर इसका उपयोग पिटवा लोहा तैयार करने में होता है। अब हम लोग जानेंगे ढलवा लोहा, कास्ट आयरन के बारे में। इस लोहे का उपयोग मुख्यतः ढलाइयाँ तैयार करने में होता है। इस आधार पर इसे ढलवा लोहा कहते हैं। पिघली अवस्था में इसकी तरलता अधिक होती है, जिससे यह सरलतापूर्वक विभिन्न आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के कारण ही इस लोहे की ढलाई के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है। ढलवा लोहे को कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है। दमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे के पिंडों को पुनः पिघलाकर ढलवा लोहा प्राप्त किया जाता है। ये कुपोला फर्नेस में तैयार किया जाता है। ये कुपोला फर्नेस है, ये एक देखो। फिर हम जानेंगे इसके उत्पादन के बारे में, कैसे ये इसका उत्पादन होता है। ढलवा लोहे का उत्पादन कुपोला भट्टी में किया जाता है। ढलवा लोहे का उत्पादन कुपोला भट्टी में किया जाता है। कुपोला भट्टी मोटी इस्पात चादरों से बेलनाकार खोल के आकार की होती हैं। खोल की भीतरी सतह पर उच्च तापक्रय ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी का ऊपरी सिरा वायुमंडल में खुला होता है, जहां से भट्टी में उत्पन्न गैसें निकलती हैं। ऊपरी सिरे से कुछ नीचे एक सिरा द्वार होता है, जहां से चार्ज अंदर डाला जाता है। चार्ज भट्टी के अंदर डालने की सुविधा के लिए एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, जिस पर चार्ज को एकत्रित किया जा सकता है तथा श्रमिक भी खड़ा हो सकता है। भट्टी के निचले भाग में उपयुक्त ऊंचाइयों पर 2 अलग अलग निकास द्वार बने रहते हैं, जिनसे स्लैग तथा पिघली धातु को बाहर निकाला जाता है। ईंधन के रूप में सामान्यतः कोक का प्रयोग किया जाता है। क्यूपोला की चार्जिंग 2 विधियों से की जाती है। एक विधि में कच्चे लोहे, स्क्रैप लोहे, चूना पत्थर, कोक का मिश्रण तैयार करके भट्टी में चार्ज किया जाता है, तथा दूसरी विधि में एकांतर तहों में कोक तथा अन्य पदार्थ, कच्चा लोहा, स्क्रैप लोहा तथा चूना पत्थर का मिश्रण भट्टी में चार्ज किए जाते हैं। चूना पत्थर गालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्यूपोला की चार्जिंग की 2 विधियां से की जा सकती हैं। एक विधि में कच्चे लोहे और दूसरी विधि में एकांतर था। क्यूपोला का चार्ज जब चार्ज कर लिया जाता है तो वायु का झोंका टीयर के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। प्रभावित कोक का दहन होता है और भट्टी की तली पर कुछ ईंधन का प्रज्वलन चार्ज डालने के पूर्व ही कर लिया जाता है, जो बाद में कोक का दहन करने में सहायक होता है। वायु झोंका कच्चे लोहे की अशुद्धियों का ऑक्सीकरण करने में सहायता प्रदान करता है और ईंधन के दहन से कच्चा लोहा पिघलने लगता है। चूना पत्थर कच्चे लोहे की अशुद्धियां से मिलकर स्लैग बनाता है, जो हल्का होने के कारण पिघलने लोहे के ऊपर तैरने लगता है। स्लैग को भट्टी से बाहर निकाला जाता है। ढलवा लोहा पिघली अवस्था में भट्टी की तली में एकत्र हो जाता है। पिघले ढलवा लोहे को भट्टी से निकालकर आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृतियों में ढाल लिया जाता है। इसके संगठन के बारे में जानेंगे। ढलवा लोहे में सामान्यतः 2% से 4% तक कार्बन होता है। ये जो पॉइंट है नोट आउट करने वाली है। ढलवा लोहे में सामान्यतः 2 से 4% तक कार्बन होता है। यह संयुक्त तथा मुक्त अवस्था दोनों अवस्था में विद्यमान हो सकता है। इसके अतिरिक्त ढलवा लोहे में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन तथा मैग्नीज आदि अशुद्धियों के रूप में सुसंपत मात्रा में विद्यमान रहते हैं। गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ढलवा लोहे के जो गुण होते हैं, यह कठोर होता है तथा सरलता से गलाया जा सकता है। यह भंगुर होता है, इसीलिए झटकों तथा आघात के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस पर जंग नहीं लगता। इसका गलनांक 1520 डिग्री सेल्सियस होता है ढलवा लोहे का। इसे चुंबकीय
नहीं बनाया जा सकता। इसकी ढलाइयाँ ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। इसको रिवेटन या वेल्डन द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तनन सामर्थ्य से कई गुना अधिक होती है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कई गुना अधिक होती है। अब इसके उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। ढलवाल लोहे का मुख्य उपयोग मशीनों के आधार पर बनाने में होता है। जो बेस्ड ऑफ बॉडी, किसी मशीन का अगर हमें आधार बनाना है, उसकी बॉडी या बेस बनाना है, तो हम ढलवाल लोहे का ही प्रयोग करेंगे। ढलवाल लोहे का पाइप सियाई बनाए जाते हैं। ढलवाल लोहे के पाइप बनाए जाते हैं। इसका उपयोग मेन होल के कवर, फ्लाइंग सिस्टर्न तथा अन्य सैनिटरी के सामान बनाने में होता है। सभी प्रकार की ढलाइयों के निर्माण में प्रयोग होता है। ब्रैकेट, गेट, लैंप पोस्ट आदि के निर्माण में भी प्रयोग होता है। ढलवाल लोहे की किस्में, हम टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन के बारे में जानेंगे। ढलवाल लोहे के विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं। धूसर ढलवाल लोहा, ग्रे कास्ट आयरन, यह ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। यह रंग में भूरा, कार्बन युक्त, नर्म, कमजोर, रंध्र युक्त, भंगुर, सस्ता व मशीन द्वारा कर्तन करने में सरल होता है। पहचान विधि के लिए इसे ग्राइंडर पहिए पर घिसने से पहिए के पास लाल व कुछ दूर पीली चिंगारियां निकलती है। पहिए के पास लाल चिंगारी और कुछ दूर पे पीली चिंगारी निकलती है। इसके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। इंजन ब्लॉक, इंजन सिलेंडर, पिस्टन, रोलर, मशीन के फ्रेम व आधार, हाइड्रोलिक मशीन के फ्रेम, फ्लाई व्हील आदि के निर्माण में इसमें मुक्त कार्बन होता है, जो कि स्नेहक का काम करता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाइट कास्ट आयरन, श्वेत ढलवा लोहा। यह ठंडी अवस्था में तीव्र गति से बनता है। यह सफेद रंग का कठोर, भंगुर, मजबूत, मशीन क्रियाओं के अयोग्य होता है। इस पर जंग नहीं लगता। पहचान विधि के लिए टुकड़े का कटाक्ष देखने पर सफेद व भूरे रंग का मिश्रण दिखता है। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। घिसाव प्रतिरोध आवश्यकताओं के स्थान पर, जैसे पहिए के बाहरी सतह। चित्तीदार ढलवा लोहा, मोटेल कास्ट आयरन के बारे में जानेंगे। यह ठंडा होने की मध्यम गति से बनता है। इसके कुछ भाग में भूरे रंग का ग्रेफाइट व कुछ भाग में श्वेत रंग का सीमेंटाइट बन जाने से यह चित्तीदार रूप धारण कर लेता है। इसकी विशेषताएं ग्रेफाइट व सीमेंटाइट पर निर्भर करती हैं। यह आघातवर्धी होता है, मेलेबल होता है। उपयोग के बारे में, इसका प्रयोग लोहे के सामान बनाने में होता है। आघातवर्ध ढलवा लोहा, मेलेबल कास्ट आयरन, ढलाइयों को यदि लाल चूड़ित हेमेटाइट में दबाकर अनीलिंग भट्ठी में लाल गर्म करने के बाद उसे मंद गति से ठंडा करें तो आघातवर्ध ढलवा लोहा प्राप्त होता है, जो चीमड़, तन्य तथा मजबूत व हल्के कंपन व धक्कों को सहने योग्य होता है। इसके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। कृषि व कपड़ा उद्योग की मशीनों के पुर्जों, लीवर, कब्जे, दरवाजों की चाबियों, क्रैंक, गियर, पहिए आदि बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद द्रुत शीशित ढलवा लोहा, चिल्ड कास्ट आयरन। ढलवा लोहे के पुर्जे में किसी भाग को तीव्र गति से ठंडा कर दें और शेष ढलाई को मंद गति से ठंडा होने दें तो दुर्गत से ठंडा हुआ श्वेतन ढलवा लोहा तथा मंद गति से ठंडा हुआ भाग धूसर ढलवा लोहे के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार ढलाई के दोनों भागों में दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग जो होता है, रोलर, रेलगाड़ी के पहियों के रिम, हलों आदि की ढलाई के लिए वांछित अंग इस लोहे के बने हुए होते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन के। नोड्यूल ढलवा लोहा, पिघले हुए ढलवा लोहे का मैग्नीशियम से उपचार करने पर ग्रेफाइट गेंद के आकार की गांठों में बदल जाता है, जिससे नोड्यूल ढलवा लोहा बनता है, जो तन्य, मजबूत, चीमड़, कठोर व मशीनन क्रियाएं करने में सफल होता है। उपयोग के बारे में जानेंगे। शुद्ध नजर से देखने पर इसकी संरचना में हल्की भूरी सतह पर सफेद धब्बे व काले धब्बे ग्रेफाइट के दिखाई देते हैं। उपयोग है, पाइप, गियर, कृषि औजार व मशीन औजारों के आधार, बेड आदि नोड्यूल ढलवा लोहे के बने हुए होते हैं। हम लोग जानेंगे एलॉय ढलवा लोहा। निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, तांबा आदि धातुओं के ढलाई के समय मिलने से कुछ विशेष गुण वाला एलॉय ढलवा लोहा प्राप्त होता है। निकिल लोहे के कणों को शुद्ध करता है। क्रोमियम लौह कणों को शुद्ध करने के साथ इसे मजबूत और कठोर बनाता है। मोलिब्डेनियम ढलवा लोहे को नोड्यूल लोहे में बदल देता है। तांबा लोहे की तन्यता तथा सिलिकॉन चिमड़पन बढ़ाते हैं। उपयोग जो है, यह कंप्रेसर, हाइड्रोलिक मशीनों, भाप इंजनों, अंतर्दहन इंजनों के भाग बनाने के काम आता है। एलॉय कास्ट आयरन। पिटवा लोहा, रॉट आयरन, यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 0.15% तक कार्बन होता है।
जो हमारा रॉट आयरन होता है इसमें 0.15% तक कार्बन होता है और यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। उत्पादन के बारे में इसके जानेंगे कैसे इसका उत्पादन होता है। पिटवा लोहे का उत्पादन पुडलिंग विधि द्वारा पिग आयरन से किया जाता है। पिटवा लोहे का जो उत्पादन होता है वो पुडलिंग विधि से पिग आयरन से किया जाता है। यह लगभग 90% शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन तथा अशुद्धियां कम होती हैं, लगभग 1%। यह बहुत मुलायम होता है जिसे हाथ से मोड़ा जा सकता है। पुडलिंग भट्टी, इसके बारे में जानेंगे। पुडलिंग भट्टी के एक सिरे पर पुडलिंग भट्टी के एक सिरे पर आग जलती है। भट्टी में रखे पिग आयरन को आग की ज्वाला और गर्म हवा से पिघलाया जाता है। इस विधि में आग आयरन के सीधे संपर्क में नहीं आती, इससे आयरन में कार्बन नहीं मिल पाता। भट्टी की ज्वाला और गर्म गैसों से अप्रत्यक्ष ऊष्मा मिलने पर पिग आयरन लेही के समान बन जाता है। इसे लोहे की छड़ से चलाया जाता है। इस क्रिया में लोहे की सभी अशुद्धियां जलकर गैस के रूप में भट्टी की चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। इस लेही प्रकार के लोहे को भट्टी से बाहर निकालकर उसे हैमर से कूटते हैं। कूटने से ऊपर आई अशुद्धियां और स्लैग आदि हट जाते हैं और शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। ये हमारा पुडलिंग भट्टी है। संगठन, पिटवा लोहा अन्य सभी लोहे की किस्मों में शुद्ध होता है। भार के अनुसार इसके विभिन्न तत्वों का अनुपात निम्न होता है। कार्बन 0.005 से 0.15% तक इसमें पाया जाता है। सिलिकॉन जो होता है 0.15 से 0.2% तक पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है 0.12 से 0.16% तक पाया जाता है। सल्फर जो होता है 0.02 से 0.03% तक पाया जाता है। मैग्नीज जो होता है 0.01 से 0.03% तक पाया जाता है। स्लैग इसका जो निकलता है लगभग 2% और शेष पिटवा लोहा होता है। इसमें पिटवा लोहे में स्लैग बारीक धागों के समान वितरित रहता है। स्लैग इस धातु को संरक्षण से बचाता है तथा थकान से उत्पन्न होने वाले दोषों से इसकी रक्षा करता है। इसके गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। पिटवा लोहा अन्य सभी लोहे की किस्मों में शुद्ध होता है, लगभग 99%। यह मुलायम और डक्टाइल होता है। इन गुणों के कारण इसे रोल करके चादरों तथा खींचकर तारों में बदला जा सकता है। इसकी आघात शॉक्स सहन करने की शक्ति अधिक होती है। इसे बिना टूटे मोड़ा जा सकता है। इसके रवे ग्रेन्स मुलायम व लाइनदार होते हैं। इसे वेल्डन द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस पर ऊष्मा उपचार की क्रियाएं जैसे हार्डनिंग व टेम्परिंग नहीं की जा सकती। ढलवा लोहे के समान इसे सांचों में नहीं डाला जा सकता। इसकी चुंबकीय शक्ति व लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। पिटवा लोहे को रोल्ड तथा फोर्ज किया जा सकता है। इसका गलनांक तापमान जो होता है 1450 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। केस हार्डनिंग विधि से इसकी सतह को कठोर बनाया जा सकता है। गर्म अवस्था में पिटवा लोहे को पीटकर विभिन्न आकार में प्रदान किए जा सकते हैं। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। पिटवा लोहा रॉड एवं सीट के रूप में विभिन्न साइजों में उपलब्ध होते हैं। इसका उपयोग चेन, क्रेन हो, पाइप, समतल एवं नालीदार सीट्स, ग्रिल्स आदि बनाने में होता है। इस्पात स्टील के बारे में हम लोग जानेंगे। आयरन में 0.25% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा मिली होती है, तो इसे इस्पात कहा जाता है। कार्बन की इस प्रतिशतता में उपस्थिति के कारण इसे विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कठोर किया जाता है। कास्ट आयरन में उपस्थित कार्बन की मात्रा को विभिन्न भट्टियों में ऑक्सीकारक पदार्थों के साथ गर्म करके कम कर दिया जाता है। उत्पादन विधियां इसकी देखेंगे हम। विभिन्न प्रकार के स्टील इसके निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं। बेशेमर प्रोसेस, इस विधि द्वारा पिघले हुए पिग आयरन को एक घोड़ेनुमा बर्तन में पिघलाकर इसमें हवा को ब्लास्ट करते हैं। इस घोड़ेनुमा बर्तन को बेशेमर कन्वर्टर कहते हैं, जैसा कि देखो चित्र में दिखाया गया है। पिघले हुए पिग आयरन में जब हवा को ब्लास्ट करते हैं तो हवा से मिली हुई ऑक्सीजन पिग आयरन में मिली कार्बन तथा अशुद्धियों को जला देती है। इस ऑक्सीकरण से मिली ऊष्मा पिग आयरन का तापमान बनाए रखती है। इसे अलग से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारा बेशेमर कन्वर्टर है, आप लोग देख रहे हैं। बेशेमर कन्वर्टर में अशुद्धि हटाने का कार्य 3 अवस्थाओं में होता है: प्रारंभिक, माध्यमिक और फिनिशिंग अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में जब हवा को ब्लास्ट करते हैं तो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो स्लैग के रूप में मेटल्स में मिला रहता है। सिलिकॉन तथा मैग्नीज की अशुद्धियों भी ऑक्साइड के रूप में स्लैग में मिली रह जाती हैं।
इस ऑक्सीडेशन के कारण तापमान 1525 डिग्री से तक बढ़ जाता है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत आयरन में मिले कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तथा इस प्रकार बनी कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस कन्वर्टर के मुंह पर सफेद ज्वाला के रूप में जलने लगती है। जब गैस जलना बंद कर दें तो समझ लेना चाहिए कि अब आयरन में कार्बन नहीं रह गया है। इसके पश्चात अंतिम चरण आयरन में मिली ऑक्सीजन निकालने के लिए तथा वांछित मात्रा में सिलिकॉन, मैग्नीज तथा कार्बन मिलाने के लिए डी ऑक्सीडाइजर के रूप में फेरोमैग्नीज, फेरो सिलिकॉन या एल्यूमिनियम को मिलाते हैं। इस विधि में तनी स्टील में ऑक्सीजन मिली रह जाती है अतः इसे अच्छे यांत्रिक गुणों का अभाव रहता है। और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत कुछ। इस विधि में पिग आयरन तथा वांछित स्क्रैप स्टील को पिघलाने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड तथा स्क्रैप से बनी आर्क से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड और फर्नेस, ये देखो दिखाई गई है इसमें, इलेक्ट्रोड और फर्नेस है ये। इस फर्नेस को स्टेनलेस स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एलॉय स्टील को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जब धातु पिघल जाती है, उस पर स्लेग तलने लगता है तो फर्नेस को तिरछा करके स्लेग को उतार लेते हैं। इसके पश्चात पिघली धातु को लैडल में निकालकर आवश्यकता अनुसार अलाइंग तत्व में मिलाकर वांछित स्टील प्राप्त की जाती है। ओपन हर्थ प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारे देश में स्टील अधिकतर इसी विधि से बनाई जाती है। ये जो ओपन हर्थ प्रोसेस है, अधिकतर स्टील इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। इसके लिए चित्र में जो दिखाई गई है, ऊष्मा सह ईंटों से बनी फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये इस विधि में प्रोड्यूसर गैस का फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा हवा के दो अलग अलग चैम्बर में गर्म करके चार्ज पर छोड़ा जाता है। ये देखो, फर्नेस में चार्ज डालकर इसे 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। स्टील की गुणवत्ता के अनुसार पिग आयरन तथा स्टील स्क्रैप को चार्ज बनाया जाता है। जब चार्ज पिघलता है तो सिलिकॉन तथा मैग्नीज पूरी तरह तथा कार्बन आंशिक रूप में ऑक्सीडाइज होकर स्लैग में आ जाते हैं और अधिक तापमान बढ़ने पर कार्बन कम हो जाता है। अंत में कार्बन की वांछित मात्रा रह जाने पर फर्नेस को स्टील के बाहर निकाल लेते हैं और पिघली धातु बाहर लैडल में निकालते समय उसमें ऑक्सीडाइजर मिला लेते हैं, जिसमें उसमें घुली ऑक्सीजन बाहर हो जाती है। हम लोग जानेंगे एलडी प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में प्रयुक्त एलडी कन्वर्टर के द्वारा कम समय में अच्छी गुणवत्ता की स्टील बना सकते हैं। इसमें भी कच्चे माल के रूप में ब्लास्ट फर्नेस से पिघला पिग आयरन तथा स्टील स्क्रैप लेते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। और एलडी प्रोसेस ये देखो जो दिखाया गया है, इसी में पिघले पिग आयरन तथा स्क्रैप की फ्लैक्सिंग करने के पश्चात स्लैग को उतार लेते हैं। इसके पश्चात एक पाइप को पिघली धातु के नजदीक लाते हैं। इस पाइप में से शुद्ध ऑक्सीजन का एक जेट उच्च दाब पर पिघली धातु की सतह पर छोड़ते हैं। इससे कार्बन सहित अशुद्धियां स्लैग के अंदर ऑक्साइड के रूप में आ जाती हैं। कन्वर्टर को झुकाकर स्लैग को अलग लैडल में तथा मेटल को अलग लैडल में निकाल लेते हैं। स्टील में वांछित गुणों के विकास के लिए आवश्यक अलाय तत्व आवश्यकता अनुसार लैडल में मिला लिए जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं आज हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके पर्चे के बारे में जानते हैं। जब धातुओं पर लगातार ऐसे इंजीनियरिंग प्रोसेस किए जाते हैं जिनसे उनके अणुओं के बीच स्थापित इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का सामंजस्य बिगड़ जाता है, उसकी पुनः स्थापना के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। इस्पात या अन्य धातुओं में ऊष्मा उपचार द्वारा कुछ आवश्यक विशेष गुण पैदा किए जाते हैं, जिससे उन पर मशीनिंग प्रक्रियाएं आसानी से की जा सकें, उनका जीवन काल बढ़ाया जा सके। वास्तव में ऊष्मा उपचार एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। हम लोग शुद्ध आयरन या राट आयरन का एक मुलायम तथा डक्टाइल धातु है जिस पर ठंडा गर्म करने जैसी प्रक्रियाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब इनमें कार्बन की 0.5% से अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो एक विशेष तापक्रम पर गर्म करने के पश्चात तेजी से ठंडा करने पर इसमें कठोरता आ जाती है, हार्डनेस जिसे बोलते हैं। यह कठोरता क्यों आती है, इस सिद्धांत को समझने के लिए
आयरन की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम आपको बताएंगे ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सभी प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं में तथा विशेष रूप से इस्पात में ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन तथा डीकम्पोजिशन होता है। इसमें ठंडा होने की दर एक विशेष स्थान रखती है। इसी से ऑस्टेनाइट पियरलाइट तथा मर्टेनसाइट में परिवर्तित होता है। ऊष्मा उपचार कुछ ही एलाय धातु का हो सकता है, जिनमें विभिन्न अवस्थाओं में एक एलिमेंट दूसरे में ठोस अवस्था में सॉल्यूबल हो। जैसे इस्पात में कार्बन आयरन में हो जाता है तथा एल्यूमिनियम में ब्रोंज घुल जाता है। जब स्टील को एक विशेष तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तथा एक विशेष दर से ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने की दर के अनुसार इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है। यदि ठंडा करने की दर कम होती तो पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है जो कि मुलायम होता है, और यदि ठंडा करने की दर अधिक होती है तो मर्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है जो कि बहुत कठोर होता है। हम लोग जानेंगे एनेलिंग प्रोसेस के बारे में। एनेलिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे और इसे नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि एनेलिंग प्रोसेस अभी आगे हमको क्वेश्चन मिलेंगे एनेलिंग से। तो एनेलिंग जो होता है, सभी धातुओं में कोल्ड वर्किंग के कारण या कास्टिंग के समय पर तेजी से ठंडा होने के कारण इसकी आंतरिक संरचना में आए विरूपण के कारण कठोरता आ जाती है, हार्डनेस, जिसके कारण उन पर आगे प्रक्रिया करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में कठोर धातुओं को एक ऐसे तापमान तक गर्म किया जाता है जो उनके अंदर आए संरचना विरूपण या आंतरिक प्रतिबल को समाप्त कर सके। उसे ही हम अनेलिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ अनेलिंग। यह एक सब क्रिटिकल अनेलिंग प्रोसेस है। इसमें धातु को लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। इसमें धातु का आंशिक पुनः क्रिस्टलन होता है। इस प्रक्रिया को कोल्ड वर्किंग के द्वारा आई कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे धातु मुलायम हो जाती है, जिससे उन पर पुनः कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जा सकती है। फुल अनीलिंग। इस्पात को पूर्ण रूप से अनीलिंग करने के लिए उसे पहले क्रिटिकल रेंज तक गर्म करते हैं। जब यह ऑस्टेनाइट अवस्था में जाता है तत्पश्चात भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अनीलिंग प्रोसेस में हम भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यदि भट्टी को प्रयोग में लेना होता है तो चूने पाउडर या रेत या राख में दबा देते हैं, जिससे ठंडा होने की दर बहुत कम रहे। ऐसा करने से इस्पात अपना मूल ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। तो अब हम लोग जानेंगे हार्डनिंग के बारे में। ये कुछ इसमें कार्बन के विभिन्न प्रतिस्थाओं के लिए अनीलिंग तापक्रम का दिया हुआ है। जैसे माइल्ड स्टील के लिए 0.1% से कम कार्बन, 0.1% से 0.5% तक कार्बन के बीच में होता है। अनीलिंग तापक्रम जो होता है 875 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ये अनीलिंग तापक्रम दिया हुआ है। हार्डनिंग के बारे में जानेंगे। हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हार्डनेस किसी पदार्थ का वह गुण है जो खुरचे जाने, घिसने, घुसने या मशीनिंग का विरोध करता है। साधारणतया टूल तथा ऐसी मशीन पार्ट जिन पर अधिक भार हो रहता है कठोर किए जाते हैं, जैसे डाइयाँ, बियरिंग, कटिंग टूल्स इत्यादि। हार्डनिंग प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसे इस्पात को कठोर बना सकते हैं जिनमें अन्य अलॉइंग एलिमेंट्स के अतिरिक्त कम से कम 0.3% कार्बन हो। ये कुछ क्रिटिकल तापमान दिए हुए हैं कार्बन की प्रतिशत के अनुसार, ये देख लीजिएगा। फिर हम लोग आएंगे टेम्परिंग के बारे में। हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान जब इस्पात में मर्टेनसाइट बनने के लिए उसे तेजी से ठंडा किया जाता है, उस समय उसमें असमान रूप से ठंडा होने के कारण रेजिड्यूल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त मर्टेनसाइट बहुत ही कठोर तथा भंगुर पदार्थ होता है। इसके कारण भी इस्पात में भंगुरता आती है। इस प्रकार कठोर की गई स्टील इतनी अधिक भंगुर हो जाती है, उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है।
यह आघात, कंपन या तनाव सहन नहीं कर पाती, अतः इस्पात को कठोरता प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न हुई अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए इसकी टेम्परिंग करना आवश्यक होता है। ये जो टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग क्यों आवश्यक है? इस्पात को कठोरता प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न हुई अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए उसकी टेम्परिंग करना आवश्यक है। ये विभिन्न टेम्पर रंग और उसका ये ग्राफ दिया हुआ है। नॉर्मलाइजिंग के बारे में जानेंगे हम लोग। जैसा कि नाम से ही हम लोग जानते हैं कि यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों में जॉब में आई आंतरिक संरचना की विकृति को दूर कर जॉब के मौलिक गुणों को पुनर्स्थापन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जॉब पर लगातार कोल्ड वर्किंग करने से, वेल्डिंग करने से या फिर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करने से धातु की आंतरिक संरचना में विकृति आती है, जिसके फलस्वरूप धातु भंगुर हो जाती है। कास्ट किए गए जॉब भी असमान रूप से ठंडा होने के कारण समान संरचना नहीं रखते। कहीं पर उसके कण बारीक हो जाते हैं, कहीं पर मोटे। इन सभी दोषों का निराकरण के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम लोग जानेंगे केस हार्डनिंग के बारे में। हम ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जानते हैं जिनमें हमें ऊपरी सतह अधिक कठोर होनी चाहिए, परंतु जो अंदर से टफ हो, जिससे कि धक्का सहन कर सके, जैसे गियर, कैम आदि। इसमें ऊपरी सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बना दिया जाता है, इसे केस केस कहते हैं। जबकि अंदर का भाग मुलायम तथा टफ बना रहता है, इसे कोर कहते हैं। यह कोर तथा कठोर केस को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे टूटने से बचाता है, जिसे केस हार्डनिंग द्वारा हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कार्बोराइजिंग के बारे में। कार्बोराइजिंग लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। केस में कार्बन अधिक हो जाने से यह हाई कार्बन स्टील के समान ही हो जाता है। 0.1% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील को 1 से 2 mm गहराई तक कार्बोराइजिंग द्वारा 1.2% तक कार्बन वाली स्टील में बदला जा सकता है, जिसे हार्ड करने के लिए क्वेंचिंग की जाती है। साइनाइडिंग जानते हैं, साइनाइडिंग क्या होती है? इस क्रिया में स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म साइनाइडिंग की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय तक उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है, जिससे उसके ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर सके। इस तापमान पर रखने के लिए अनुसार उसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। इनके पश्चात पार्ट्स को क्वेंचिंग कराकर हार्ड कर लिया जाता है। क्वेंचिंग से बाहरी प्रक्रिया की हार्ड होता है, जबकि अंदर की कोर मुलायम बनी रहती है। इस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील को हार्ड किया जा सकता है। फ्लेम हार्डनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम उन्हीं इस्पात की वस्तुओं को केस हार्ड कर सकते हैं जिनमें 0.3 से 0.6% कार्बन होता है। ऑक्सी एसिटिलीन टार्च के द्वारा तेजी के साथ स्टील की ऊपरी सतह को ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करके ऑस्टेनाइट रेंज तक गर्म करके साथ ही साथ पानी या ऑयल को स्प्रे करके क्वेंचिंग करा देते हैं। इस प्रकार स्टील पार्ट्स की ऊपरी सतह तो कठोर बन जाती है, जबकि कोर या मुलायम तथा टफ ही बनी रहती है। कोर जो होती है वो मुलायम तथा टफ ही बनी रहती है। इस प्रक्रिया को इसी कारण स्लो हार्डनिंग भी कहते हैं। सैलो हार्डनिंग भी कहते हैं। कठोर की गई सतह की गहराई को फ्लेम के तापमान गर्म करने के समय तथा पानी के स्प्रे को कंट्रोल करके कम या अधिक किया जा सकता है। इसके द्वारा हम स्थानीय कठोरता कर सकते हैं। इसके लिए मात्र उसी स्थान का तापमान हार्डनिंग टेम्परेचर तक बढ़ाया जाता है जहां पर हार्डनेस बढ़ानी हो। फ्लेम हार्डनिंग में क्वेंचिंग के कारण थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाती है। इसको दूर करने के लिए पार्ट्स को 180 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग में इसके द्वारा 3 से 6 mm मोटा केस हार्ड किया जा सकता है। इंडक्शन हार्डनिंग फ्लेम द्वारा धातु सतह को गर्म करके हार्ड करने में उसकी सतह के जलने का खतरा बना रहता है। इस खतरे को विद्युत इंडक्शन द्वारा
गर्म करके दूर किया जाता है। हार्ड फ्रीक्वेंसी इंडक्शन प्रोसेस में मेटल के अंदर उत्पन्न हुए करंट के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि करंट का बहाव ऊपरी सतह में ही अधिक होता है। इसीलिए इंडक्शन करंट के द्वारा उत्पन्न हुई ऊष्मा ऊपरी सतह का ही तापमान अधिक बढ़ाती है। इंडक्शन करंट की फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर ऊष्मा ऊपरी सतह पर और अधिक उत्पन्न होती है, जिसे 50 चक्र प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी पर करंट 0.5 mm की गहराई तक ही बढ़ती है। इंडक्शन कॉयल में कई लूप कॉपर ट्यूब के होते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए उनमें अंदर से पानी बहाया जाता है। इस कॉयल में ही हाई इंडक्शन करंट बहाया जाता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो परिमाण तथा दिशा में बदलता रहता है। जब ये चुंबकीय रेखाएं कॉयल के अंदर रखे पार्ट से गुजरती है तो उसकी सतह में उसकी फ्रीक्वेंसी को करंट उत्पन्न करती हैं। धातु के रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने से पार्ट की ऊपरी सतह गर्म होती है। ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया दिखाया गया है। पार्ट की सतह ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट तक कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाती है, परंतु इस पर पानी के जेटों द्वारा पानी डालकर ठंडा कर दिया जाता है। उचित फ्रीक्वेंसी का चुनाव करके हार्डनिंग की गहराई को कंट्रोल किया जा सकता है। हम जानेंगे कास्ट आयरन का ऊष्मा उपचार। हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट आयरन। कास्टिंग के पश्चात प्राप्त कास्ट आयरन के पार्ट्स की ऊपरी सतह अत्यंत कठोर होती है, जिसके कारण उसको मशीनन करने में कठिनाई होती है। ऐसी कास्टिंग वस्तुओं को ऊष्मा उपचार के द्वारा मुलायम बना लिया जाता है। स्ट्रेस रिलीविंग। कास्ट आयरन की कास्टिंग अलग स्थानों पर अलग अलग दर से ठंडी होने के कारण उसमें कुछ रेड्यूजल स्ट्रेस रह जाते हैं, रिज्यूडल, जिसके कारण कास्टिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसकी सामर्थ्य घट सकती है या फिर उसमें दरारें पड़ सकती हैं। कास्टिंग को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। इस तापमान पर 1 घंटा प्रति इंच मोटाई के अनुसार समय की गणना करके उस समय के लिए होल्ड करो तथा इसके पश्चात कास्टिंग को 200 डिग्री सेल्सियस तक 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से ठंडा करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से कास्टिंग की स्ट्रेट समाप्त हो जाती है। एनीलिंग। ग्रे कास्ट आयरन को कास्टिंग को मुलायम तथा मशीनेबल करने के लिए उसको एनील किया जाता है। एनील करने के लिए कास्ट आयरन के पार्ट्स को लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा इसी तापमान में पार्ट को मोटाई के अनुसार 1 से 5 घंटे तक होल्ड किया जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रकार आयरन कार्बाइड, जिसके कारण कठोरता होती है, फेराइट तथा ग्रेफाइड में विघटित हो जाता है। इस क्रिया को ग्रेफाइड कहते हैं। ग्रेफाइटेशन। ग्रेफाइटेशन होने से मुलायम फेराइट तथा ग्रेफाइट बनते हैं, इससे कठोरता दूर हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन। पार्ट्स को अनील करने से उनकी सामर्थ्य तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस गुण को पार्ट्स में वापस लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। नॉर्मलाइजिंग करने के लिए पार्ट्स को नॉर्मलाइजिंग रेंज 930 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात हवा में रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। इससे मशीनेबिलिटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नॉर्मलाइजिंग में हवा में रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। हार्डनिंग तथा टेम्परिंग क्या होती है? कास्टिंग, हार्डनिंग तथा टेम्परिंग के बारे में जानेंगे। कास्ट आयरन पार्ट्स को घिसाव अवरोधी बनाने के लिए उनको हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। हार्डनिंग के लिए पार्ट्स को 860 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कुछ समय होल्ड करने के पश्चात तेल में ठंडा किया जाता है। कास्ट आयरन को हार्ड करने पर मार्टेनसाइट बनाता है, जो कि बहुत भंगुर होता है। इसके लिए उसका टेम्परिंग करना आवश्यक होता है। टेम्परिंग करने से उसकी मशीनेबिलिटी, सामर्थ्य तथा टफनेस बढ़ती है, परंतु हार्डनेस कुछ कम हो जाती है। टेम्पर करने के लिए पार्ट्स को 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक कुछ घंटों के लिए गर्म किया जाता है। हाई स्पीड स्टील तथा ऊष्मा उपचार के जानेंगे। हीट ट्रीटमेंट ऑफ हाई स्पीड स्टील। ऊष्मा उपचार होने के पश्चात हाई स्पीड स्टील अत्यंत कठोर तथा घिसाव प्रतिरोधी हो जाती है। यह अधिक उच्च कार्यकारी तापमान पर भी अपनी हार्डनेस बनाए रखती है। हाई स्पीड स्टील के औजारों को 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर फोर्ज किया जा सकता है।
फोर्जिंग के पश्चात अनीलिंग की जाती है जिससे धातु का ग्रेन स्ट्रक्चर समान हो जाए। इसके पश्चात हार्डनिंग तथा टेम्परिंग की जाती है। इस प्रकार हाई स्पीड स्टील के ऊष्मा उपचार में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एनीलिंग, हाई स्पीड स्टील में फोर्जिंग के कारण आई कठोरता दूर करने के लिए उसे 900 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे तक गर्म करने के पश्चात 600 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से बहुत धीमी गति से ठंडा करने के पश्चात शांत हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस्पात को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भट्ठी में वातावरण को कंट्रोल किया जाता है। स्टील को बंद बॉक्स के अंदर कोयले के चूना रेत में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे ग्रेन स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो जाता है तथा मुलायम हाई स्पीड स्टील प्राप्त होता है। हार्डनिंग, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसमें 1150 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इससे अधिकतम एलॉइंग एलिमेंट्स तथा कार्बन ऑस्टेनाइट में घुल जाते हैं। इस तापमान पर ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होता है, इसीलिए पहले स्टील को लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इसके पश्चात तेजी से हार्डनिंग तापमान तक गर्म करते हैं। टूल को इस तापमान पर कुछ समय होल्ड किया जाता है जिससे संपूर्ण धातु का तापमान समान हो जाए। अब टूल को ऑयल के अंदर 425 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इससे तापमान पर होल्ड किया जाता है जिससे समस्त धातु का तापमान 425 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसको शांत हवा में रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे टूल के अंदर थर्मल स्ट्रेस पैदा नहीं होते। हम लोग जानेंगे टेम्परिंग के बारे में। हार्ड की गई हाई स्पीड स्टील में मार्टेनसाइट तथा कार्बाइड ऑस्टेनाइट में मिले रह जाते हैं। इससे टूल स्टील की कटिंग प्रॉपर्टीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्टेनसाइट को बचाने के लिए इनमें बनने आर्टेनसाइट को बनने से रोकने के लिए गर्म करने के पश्चात स्टील को सीधे -70 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। इसके पश्चात टेम्परिंग की जाती है। इससे टूल स्टील की इंटरनल स्ट्रेस दूर होती है तथा साथ ही ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में बदल जाता है। एक 100 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परिंग करने पर तो हाई स्पीड स्टील की हार्डनेस कम होती है, परंतु 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परिंग करने से हार्डनेस बढ़ती है। इसको सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आगे क्लास में हम आपको 1 लाइन क्वेश्चन और MCQ कराएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।